हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए फिर से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। तो पहले इस पीपीटी में बहुत सारे सवाल हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं 11 नंबर से। आप सोच रहे होंगे कि 11 नंबर से क्यों? इसलिए क्योंकि मैं जब प्रीवियस ईयर जो पहला वीडियो मेरा आया था उसमें 1 से 10 तक सेक्शन ए में जो सॉल्व किया हूं मैं, वो वही सवाल थे। आज हम वहां के बाद से कंटिन्यू कर रहे हैं और देखते हैं कि 10-10 क्वेश्चन का देने का ट्राई करते हैं आपको। तो सॉल्यूशन सबको समझ में आएगा, अच्छे से आएगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 में बाइनरी कॉम्पोजिशन जिसका नाम स्टार है, डिफाइंड इन जेड प्लस। कौन सा सेट में डिफाइन है? जेड प्लस। और जेड प्लस के बारे में बात किया है कि जेड प्लस इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट में कौन कौन होते हैं? 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हुए। इससे हमको कोई मतलब नहीं। आगे जो बात किया है कि दो एलिमेंट का जो बाइनरी कॉम्पोजिशन है वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे मेरे पास दो एलिमेंट है ए स्टार बी। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ए स्टार बी इज इक्वल्स टू दिया गया है ए टू दी पावर बी माइनस ए। और आपसे पूछा जा रहा है कि 2 स्टार 5 क्या होगा? तो यहां पर निकालेंगे 2 स्टार 5। तो समझ लीजिए एक रूल है, इसी रूल के अनुसार इसका वैल्यू चाहिए। ये एक रास्ता है, इसी रास्ते में इसको चलना है। तो जहां ए है वहां क्या दिख रहा है? 2। जहां ए है वहां क्या दिख रहा है? 2। और जहां बी है वहां क्या दिख रहा है? 5। जहां ए है वहां 2 और जहां बी है वहां 5। तो बस यही काम इधर डाल दीजिए। ए के जगह 2, बी के जगह 5, ए के जगह 2, ए के जगह 2। 2 का पावर 5 होता है 32 माइनस 2। 32 में 5 चला गया तो सॉरी 32 में 2 चला गया तो हो गया 30। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो आप कह सकते हैं कि ये आपका ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जा सकता है, लेकिन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन अच्छे से, बाकी बात आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इसका कहना है राइट द कार्टेशियन इक्वेशन। थोड़ा यहाँ मिस्टेक हमको लग रहा है। राइट द कार्टेशियन इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन का स्पेलिंग उससे हमको कोई मतलब नहीं। ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस 1, 2, 0 whose direction ratios are 2, 4, -3। सपोज ये एक लाइन है, पास कर रहा है -1, 2, 0 से, और इसका जो डायरेक्शन रेशियोज है डीआर वो कितना है? तो एक है 2, फिर 4, फिर -3। तो जब कोई लाइन एक पॉइंट से पास करता है ब्रदर, इक्वेशन of a line passing through a point x1, y1, z1 having direction ratios a, b, c is given by x minus x1 by a बराबर y माइनस y1 बाय बी बराबर z माइनस z1 बाय सी। आपसे पूछा जा रहा था कार्टेशियन इक्वेशन, तो मैं भी आपको बता रहा हूं कार्टेशियन इक्वेशन। तो इसके हिसाब से
इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा इसके हिसाब से। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हो गया आपका वो हो गया x1, ये हो गया x2 और ये हो गया x3। 2 हो गया a, 4 हो गया b और -3 हो गया c। तो इक्वेशन जो होगा रिक्वायर्ड इक्वेशन वो क्या होगा, x माइनस x1 बाय ए बराबर y माइनस y1 बाय बी बराबर z माइनस z1 बाय सी। तो देख लीजिए ब्रदर, x माइनस x1 का वैल्यू कितना है -1 बाय ए का वैल्यू कितना है 2 बराबर y माइनस y1 का वैल्यू कितना है 2 बाय बी का वैल्यू कितना है 4 बराबर z माइनस z1 का वैल्यू कितना है। अच्छा ये हो गया आपका y1 और ये हो गया z1। तो z1 का वैल्यू कितना है 0 और c का वैल्यू है -3। तो इस प्रकार से इस लाइन का इक्वेशन हुआ ये वाला x प्लस 1/2 y माइनस 2/4 और z बाय -3। तो ये हुआ हमारा इस लाइन का इक्वेशन। आंसर में आपका ये होगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस कर लीजिएगा, z में 0 तो z बचेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फिर से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, इवेलुएट cos इनवर्स cos 13π/6। इसको कैसे इवेलुएट करेंगे तो जरा देखिए, इसका नियम यही है, इसका नियम है मेरे भाई, इस टाइप का अगर रहता है तो हम ऐसे बोलते हैं कि cos 13π/6। इसको क्या करिए कि नीचे वाला के पहाड़ा में, नीचे वाला के टेबल में ऊपर वाला के इर्द गिर्द कौन है। तो नीचे वाला का टेबल 6, तो 6 का टेबल पढ़िए, 6 दूनी 12 तिया 18 डॉट डॉट इस तरह से। तो आप देखिए कि 13 के नजदीक कौन है, 12 है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे 12 पाई, लिखना था 13 पाई, आप लिख दिए 12 पाई, एक कम कर दिए बढ़ा दीजिए, तो यहां पर एक पाई जोड़ दिए तो 13 पाई हो गया बाय 6। इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस, ये 6 दोनों के पास जाएगा तो 12 पाई बाय 6 हो जाएगा प्लस पाई बाय 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाय 6। अब देखिए एक बात कि एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पाई प्लस कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस कॉस थीटा। कारण आप देख सकते हैं कि ये जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। कौन सा क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट कैसे है सो देख लीजिए, यहां पर होता है पाई, पाई से आगे गए प्लस थीटा है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव इसीलिए माइनस कॉस थीटा। तो अब जरा देखिए, ये कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस थीटा कितना हो गया माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह पाई बाय 6। अब ये माइनस कॉस थीटा को क्या करिए, आप फिर से इसको हम लिख सकते हैं, जैसे देखिए फिर से मैं लिखता हूं कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, तो ये भी होता है माइनस कॉस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा पाई प्लस थीटा भी होता है। लेकिन आप ये वाला आंसर क्यों नहीं रहने दिए, जैसे कहने का मतलब है हम एक प्रॉपर्टी भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा रहता है तो डायरेक्ट थीटा बचता है। तो ये चीज जानने के लिए सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि इसका ये जो थीटा है वो कॉस इनवर्स का रेंज का मेंबर है, लेकिन यहां पर 13 पाई बटे 6 जो है ना वो कॉस इनवर्स का रेंज का मेंबर नहीं है, क्योंकि कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो क्लोज इंटरवल 0 से पाई होता है, और ये 13 पाई बाय 6 2 पाई से भी बड़ा है। तो रेंज में लाने के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, इस तरह से सेट कर रहे हैं। अगर हम माइनस कॉस थीटा कॉस पाई प्लस थीटा भी होता है,
और माइनस कॉस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा भी होता है। लेकिन हम क्या किए हैं कि ये वाला यूज ना करके हम ये वाला करने जा रहे हैं, क्योंकि ये पाई प्लस थीटा करेंगे तो पाई से बड़ा हो जाएगा ना, तो पाई से बड़ा हो जाएगा तो हमारा रेंज का मेंबर नहीं होगा, तो इसीलिए हम वो वाला ना यूज करके हम आज कॉस पाई माइनस थीटा यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस कॉस थीटा जो नजर आ रहा है कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा, इसको हम लिखेंगे कॉस पाई माइनस थीटा। बात समझे कि नहीं समझे? कॉस पाई ये वाला जो कि रेंज में सेट है। तो आप देखिए, तो यहां पर क्या हो गया, कॉस इनवर्स कॉस और पाई माइनस पाई बाय 6 हो जाता है, पाई माइनस पाई बाय 6 हो जाता है 5 पाई बाय 6। अब कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा पाई बाय 6, क्योंकि ये थीटा 0 से पाई तक में बिलोंग करता है, ये रेंज का मेंबर है, इसीलिए कॉस इनवर्स कॉस खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचेगा थीटा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो 5 पाई बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये देख लीजिए ना, 13 हो गया। अब आते हैं 14 में। कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स whose ijth element are given by ai is equals to इतना। तो सबसे पहले इस टाइप के मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन वाला सवाल में सबसे पहले आप क्या करें कि एक जनरल मैट्रिक्स मान ले A इज इक्वल्स टू, तो अगर आपको 3x2 ऑर्डर का बनाना है, इसका मतलब 3 ऑर्डर होना चाहिए। 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, इसका मतलब 3 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। तो रो में 3 होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। तो जनरल एलिमेंट लिखिए A11 A12, 2 कॉलम हो गया। उसके बाद A21 A22 A31 A32, 3 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया। अब आप देखिए इसको इक्वेशन स्टार कह दीजिए और निकालिए। चूंकि ए आई जे जो एलिमेंट दिया जाएगा वो हाफ मॉडुलस ऑफ आई माइनस 3j इस तरह से। तो ये कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यहां पर टोटल 6 एलिमेंट निकालना है, A11 A12 A21 A22 ये सब। तो ध्यान से देखते जाइए कि आई के जगह 1 और जे के जगह 1, आई के तो यहां पर क्या हो जाएगा हाफ, आई के जगह 1 3 और जे के जगह भी 1। तो सॉल्व करिए, तो ये 1/2 अंदर में आएगा -2, -2 का मॉडुलस होता है +2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर आएगा 1। उसी प्रकार यहां पर 1/2 आई के जगह 1 3 और जे के जगह 2, 3 दूनी 6 में 1 तो -5, -5 का मॉडुलस 5, 1/2 गुने 5 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 5/2। उसके बाद देखिए, उसके बाद A21, तो आई के जगह अबर जाएगा 2, 3 जे के जगह जाएगा 1, 3 में 1 तो 3 एकम 3 में 2 तो 1, -1 का मॉडुलस 1, इसलिए 1/2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1/2। फिर से देख लो सेकेंड और सेकेंड कॉलम वाला, तो आई के जगह 2 -3 इंटू जे के जगह 2, 1/2 2 - 3 2 जा 6, यानी आंसर जो आएगा वो आएगा 4। 3 2 जा 6 में 2 चला गया तो -4 का मॉडुलस 4 और ये 2 2 जा हो गया 4, तो आंसर आया 2।
ठीक है, 1 5/2 1/2 और 2। अब देखिए, अब 4 तो हो गया, अब दो एलिमेंट और निकालना है। एक हो गया A31 और एक हो गया A32। A31 कैसे हो जाएगा? तो पहले 1/2 मॉडुलस I के जगह 3 माइनस 2 और J के जगह 1। तो यहाँ हो जाएगा 3 में 2 तो 1/2 इंटू 1, यानी आंसर होगा 1/2। A32 क्या हो जाएगा? 1/2 I के जगह 3 2 और J के जगह भी 2। 2 2 जब 4 में 3 तो 1 आ जाएगा। तो 1 का मॉडुलस 1 -1 का मॉडुलस, यहाँ -1 आएगा, -1 का मॉडुलस 1, तो 1/2 1 जा हो जाएगा 1/2। तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार से चलेंगे। स्टार में आपको मिल जाएगा A बराबर A11 का वैल्यू कितना है? 1। A12 का वैल्यू कितना है? 5/2। A21 का वैल्यू कितना है? 1/2। A22 का वैल्यू कितना है? 2। A31 का वैल्यू कितना है? 1/2। A32 का वैल्यू है 1/2। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2। फिर से हम क्रॉस चेक करते हैं कि क्या ये 1/2 सही है। तो I के जगह 3 और J के ओ माय गॉड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 3 था, तो 3 I के जगह 3 इंटू 3 और J के जगह 1। तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा 3 बन जाओ, 3 माइनस 3 0, तो 1/2 इंटू 0 मीन्स आएगा 0। तो ये जो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा? 0। उसके बाद इसमें देख लीजिए, यहां पर भी हो जाएगा आपका 3, तो 3 2 जा 6 में 3 गया तो 3, तो आंसर हो जाएगा 3/2। आंसर हो जाएगा 3/2। तो यहाँ हो जाएगा 3/2। ठीक है, यहां तक सही है, यहाँ भी सही है। चलिए ये हमारा हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर से बढ़ते हैं हम लोग। इफ ए बराबर इतना देन फाइंड ए स्क्वायर। ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले मैं लिखता हूं गिवन ए बराबर 20 -13, इसीलिए हमको चाहिए ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में क्या हो जाएगा? ए इंटू ए, ऐसे लिखिए लीजिए, पहले क्या लिख लीजिए? ए इंटू ए। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू 2 0 -1 3, 2 0 -1 3। इसको गुना करिए। तो गुना कैसे करते हैं? कैसे करते जरा देख लीजिए। फर्स्ट रो का गुना फर्स्ट कॉलम के साथ, और कैसे? पहला को पहला से 2 2 जा 4, बाद वाला को बाद से -1 इंटू 0 0 और बीचों में प्लस। उसके बाद फिर क्या करना है? फर्स्ट रो का गुना सेकेंड कॉलम से, पहला को पहला से 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू 3 -3 और बीचवा में प्लस। उसके बाद सेकेंड रो का गुना फर्स्ट कॉलम से 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 0 0। उसके बाद सेकेंड रो का गुना सेकेंड 0 इंटू -1 0 प्लस 3 इंटू 3 9। तो फाइनल आंसर कितना हो गया? 4 0 4 0 0 0 -2 -3 -5 और 9 और 0 9। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। अगला सवाल 15 के बाद 16। कहा जा रहा है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट इतना इज इक्वल्स टू इतना। बिना एक्सपेंड किए आप इसको प्रूव कर दीजिए 0। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास डेल्टा है LHS,
इसको देख लेते हैं, x प्लस वाई जेड 1, y प्लस जेड x 1, z प्लस x y 1। ठीक है, अब इसमें क्या किए, ऑपरेशन लगा दिए, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो एक लड़का बोल रहा है कि सर आखिर ऐसा ही क्यों लगाए, तो ब्रदर आपको लाना है जीरो। तो जीरो डिटर्मिनेंट में तब होता है जब दो रो क्या हो, आइडेंटिकल हो। टू रोज आइडेंटिकल है, देन डेल्टा का वैल्यू होता है जीरो। या फिर अगर टू कॉलम आइडेंटिकल है, सेम है, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, तो डेल्टा का वैल्यू क्या होता है जीरो। तो इसीलिए मैं क्या करना चाह रहा हूं, दो रो को सेम करना चाह रहा हूं। तो सेम कैसे होगा, अगर R1 और R2 को ऐड करेंगे तो सेम हो जाएगा, R1 और R2 को ऐड करने से सेम हो जाएगा। बस R1 R2 को सेम करिए तो क्या हो जाएगा, जोड़िए R1 R2 को, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 x प्लस वाई प्लस जेड। मिटा देते हैं इसको, उसके बाद इसमें जोड़िए x प्लस वाई प्लस जेड, फिर दोनों को जोड़िए x प्लस वाई प्लस जेड, जेड एक्स वाई, फिर 1 1 1 1 1 1। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, तो बच गया 1 1 1, जेड एक्स वाई 1 1 1। अब देख लीजिए R1 R2 सेम है, सॉरी R1 R3 सेम है, इसीलिए इस डेल्टा का वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि दो रो सेम है, और जीरो इंटू कुछ भी क्या हो गया जीरो, ये हमारा RHS हो गया। तो ये प्रूव्ड हो गया, बिना इवेल्युएट किए हम क्या कर, बिना एक्सपेंड किए हम जीरो ला दिए। ठीक है, एक ही ऑपरेशन लगा है और लास्ट में x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिए है, तो ये हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, देख लीजिए हमारे पास एक कर्व दिया गया है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। सपोज ये कर्व हुआ और बोला जा रहा है कि इस कर्व पर खींचा गया टेंजेंट का स्लोप बताइए। सपोज यहां पर पॉइंट P x कॉमा y है, तो इस पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा dy बाई dx। यहां पर एट x कॉमा y ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन कोई पॉइंट नहीं है तो इन टर्म्स ऑफ x ही आंसर आएगा। तो देख लीजिए, तो y का डेरिवेटिव अगर स्लोप निकालना है तो हमको क्या चाहिए dy बाई dx, तो dy बाई dx निकालने के लिए डिफरेंशिएट करिए, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 का 0, बात खत्म। यही हमारा इस कर्व पर खींचा गया टेंजेंट का स्लोप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अठारह नंबर क्या है, तो सबसे पहले इसमें देखिए इंटीग्रल से सवाल है आपका। लेट आई बराबर इंटीग्रल ई का पावर टेन इनवर्स एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां थोड़ा मिसप्रिंट है, टाइपिंग मिस्टेक है, वो ध्यान में दीजिए। यहां देखिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये बनेगा आपका सब्स्टिट्यूशन का सवाल। किससे बनेगा, सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है इंटीग्रेशन का, उससे बनेगा। देखो कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव नीचे नजर आ रहा है, अगर आप तीसरी आंख से देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ e का पावर
tan इनवर्स x के अलावा गुना में कुछ नहीं मतलब 1 है और नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देख लो कि 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है। तो अगर यहाँ पर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो आप क्या कर लीजिए, पुट कर लीजिए tan इनवर्स x को t। तो पहला में पुट, दूसरा में डिफरेंशिएट। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का हो गया dx और t का हो गया dt। नाउ अगर हम i से चलते हैं, i से, तो i से क्या हो जाएगा, e का पावर tan इनवर्स x को t और 1 बाय 1 प्लस करूँगा को क्या बोले 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसको क्या बोले dt। e का पावर t dt, e का पावर t का इंटीग्रेशन e का पावर t प्लस का c, e का पावर t, t किसको बोले हैं tan इनवर्स x प्लस का c, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 के बाद 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि अगर किसी भी वेक्टर का खुद के साथ, अगर यूनिट वेक्टर है तो खुद के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होता है 1। जैसे आई कैप इट्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर खुद के साथ निकालिएगा तो ये आ जाएगा 1। तो जे डॉट जे भी क्या हो जाएगा 1, के डॉट के भी क्या हो जाएगा 1। अच्छा, अगर अलग अलग रहे तो आई डॉट जे तो ये हो जाएगा 0, जे डॉट के तो ये हो जाएगा 0, के डॉट आई तो ये हो जाएगा 0। अब देख लीजिए कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट में देखा जाए, आई क्रॉस जे क्या होगा, जे क्रॉस के क्या होगा और के क्रॉस आई क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक साइकिल बनाते हैं। यहां पर लिखते हैं आई, यहां पर जे और यहां पर के, इस तरह से। तो क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आई और जे का देख रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो आगे वाला आंसर आएगा के, एंटी क्लॉकवाइज में आपको घूमना है। जे और के है तो आंसर आ जाएगा आई, और आई और के और आई है तो आंसर आ जाएगा जे। उल्टा चलेंगे तो माइनस में आएगा, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे, के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई, इस तरह से। अब देख लीजिए इस सवाल में पूछा क्या जा रहा है आपको, आई का डॉट प्रोडक्ट जे क्रॉस के साथ। तो जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के में आंसर क्या आएगा आई, प्लस जे का डॉट प्रोडक्ट के क्रॉस आई के साथ। तो के क्रॉस आई में आंसर क्या आ जाएगा जे, प्लस के का डॉट प्रोडक्ट आई क्रॉस जे के साथ। आई क्रॉस जे में आंसर क्या आ जाएगा के। देखिए आई का आंसर जो होता है वो होता है 1, जे डॉट जे कितना होता है 1, के डॉट के कितना होता है 1, 1 1 1 3 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 के बाद 20, find the area of a parallelogram whose adjacent side are the vectors a and b। अब देख लीजिए कि एक पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए जिसका एडजेसेंट साइड दिया हुआ है। सपोज दिस साइड इज वेक्टर ए एंड दिस साइड इज वेक्टर बी, बोथ आर द एडजेसेंट साइड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे एक पैरेललोग्राम एक्सटेंड करके बना सकते हैं। बी वेक्टर यहां आ जाएगा वेक्टर बी, ए वेक्टर यहां वेक्टर ए, और इस पैरेललोग्राम का जो एरिया निकलता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो आप क्या करिए, जो साइड दिया गया है इसका दोनों साइड का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। तो देखिए, तो यहां पर हम निकालते हैं एरिया। सबसे पहले क्या करिए कि ए क्रॉस बी निकालिए। तो फर्स्ट रो में तो लिखते हैं डायरेक्शन आई जे के, सेकेंड रो में फर्स्ट वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट 1 -2 3,
थर्ड रो में सेकेंड वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट 2 -1 4। इसको सॉल्व करिए, आई पहले होगा, इसको डिलीट करिए, जो बचेगा माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8, माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 और एक और माइनस होता है बीच में, ठीक है, प्लस नहीं पोजिशनल साइन जे का माइनस होता है तो यहां पर हो जाएगा माइनस जे। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो इधर इधर से गुना करें, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, बीच में माइनस, के का पोजिशनल साइन होता है प्लस तो प्लस के हो जाएगा। उसके बाद इसको डिलीट करिए तो बच गया ये वाला दोनों, माइनस प्लस माइनस 1 और माइनस प्लस माइनस 4 और बीच में माइनस, इस प्रकार जो है सो आगे बढ़ रहा है। तो यहां पर हो जाएगा माइनस आई कैप माइनस 8 प्लस 3 माइनस जे माइनस 2 कैप प्लस के माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 4। अब देखिए ये आई कैप यहां पर माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 2 जे के माइनस 4 में घट जाएगा तो 3, तो यहां पर प्लस 3 के कैप, ये जो निकला वो ए क्रॉस बी निकला। तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस क्या हो जाएगा? तो ये होता है स्केलर कंपोनेंट्स का स्क्वायर का सम। स्केलर कंपोनेंट -5 +2 और +3। क्रॉस चेक कर ले रहे एक बार, -8 + 3 4 -6 4 -6 -2 -1 + 4 3 2 -5, सही है। तो यहां हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर, यहां हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, -5 का 25, 2 का 4 और 3 का 9, फाइनल कितना हो जाएगा? 25 4 29 31, 25 4 29 31 और 8 38, √38। अब हम बात कर रहे थे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो लिख दीजिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू √38 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो देखिए आज मैं इस वीडियो में 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया, नेक्स्ट आगे 21 से 30 तक करूंगा। तो तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखिए, सॉल्व करके समझिए कैसे क्या होगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इतना सॉल्व करते जाइए, आपका तैयारी लास्ट तक बिना पढ़े हो गया रहेगा। बात समझेंगे? वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, वीडियो में कमेंट भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।